Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor, Political Science, Government PG College, बैरोड। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम BA पार्ट 3 का वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो कि फर्स्ट पेपर है, उसमें अरस्तु के एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। अरस्तु की कई थ्योरीज के बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं। आज हम अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्लेवरी, अरस्तु का दास संबंधी सिद्धांत। अरस्तु का ये कहना है, जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। दिस कोटेशन इज गिवन बाय अरिस्टोटल। इसके अंतर्गत हम देखेंगे यूनानी समाज का आधार दास प्रथा रही है। दास प्रथा की उपस्थिति यूनानी नगर राज्यों की एक प्रमुख विशेषता और महान आवश्यकता थी। व्यक्तिगत आधार पर यूनानी लोग अनेक दासों के स्वामी होते थे। इन दासों की सहायता से वे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र आदि जुटाने का प्रयत्न करते थे और अवकाश के क्षण निकाल के अपने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह करते थे। दास प्रथा तत्कालीन यूनानी जीवन का इतना बड़ा सत्य बन गई थी कि अनेक विद्वानों ने तो यूनानी राजनीतिक जीवन, सभ्यता एवं संस्कृति आदि को दास प्रथा पर ही अवलंबित माना है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अरस्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक अध्ययन का प्रवर्तक था, किंतु साथ ही एक व्यावहारिक बुद्धिजीवी भी था। अतः दासता पर आधारित यूनानी सभ्यता का वे एक सच्चा प्रतिनिधि होने के नाते तथा स्वयं अनेक दासों का स्वामी होने के कारण उसने बौद्धिक आधार पर दास प्रथा के औचित्य का प्रतिपादन किया। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यूनानी सभ्यता का अस्तित्व संकट में पड़ जाता। उस काल में दासता को मिटा देने का अर्थ तो यह है उस आधार को हटा देना जिस पर समस्त यूनानी सभ्यता का भवन टिका हुआ था। अतः अरस्तु के द्वारा यूनानी दासता का जो स्वरूप दिया गया, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि दास प्रथा के औचित्य का प्रतिपादन करते समय अरस्तु के मस्तिष्क में एटिक जैसे नगर राज्यों में दासों की स्थिति थी। एटिक में दास को परिवार का एक अंग समझा जाता था। उनकी वेशभूषा परिवार के सदस्यों की भांति ही थी। उनके साथ सामाजिक और कानूनी दृष्टि से असमानता का बर्ताव नहीं किया जाता था। एक राज्य की तरफ से उसे संरक्षण प्राप्त होता था। वस्तुतः अरस्तु को दास प्रथा की अमानुषिकता को भान ही नहीं था। इस प्रथा के कारण मानव ने मानव का घृणित रूप से उत्पीड़न और शोषण किया, जिससे वह सर्वथा अपरिचित था। अतः यूनानी नगर राज्यों के नागरिक कहलाने वाले मुट्ठीभर लोग अपने दासों को सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखते थे और उन्हें मानव के स्वरूप में भी स्वीकार नहीं करते थे। इस तरह से हम देखेंगे कि यूनानी दासता का जो स्वरूप था, जो कैरेक्टर ऑफ ग्रीक स्लेवरी, वो इस प्रकार से था। मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्लेवरी। अरस्तु ने दासता के बारे में जो बताया है, अपने विश्लेषण में अरस्तु ने कहा है कि दास को पारिवारिक संपत्ति का एक भाग माना है। उसके अनुसार जो स्वभावतः अपना नहीं है लेकिन दूसरों का है, वह दास है। एनीवन हु बाय नेचर इज नॉट दिस ओन मैन बट अदर्स इज आ स्लेव। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वह दास है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता और यहाँ तक कि जिसका अपना मस्तिष्क नहीं होता। अरस्तु के अनुसार संपत्ति गृहस्थी का हिस्सा होती है और संपत्ति अर्जित करने की कला गृह प्रबंधन की कला का एक अंग है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, सजीव और निर्जीव। निर्जीव संपत्ति में हम मकान, खेत और अचल संपत्ति आती हैं तथा सजीव संपत्ति में हाथी, घोड़े, पशु, दास आदि सम्मिलित है। संक्षेप में अरस्तु ने दास को मनुष्य की श्रेणी में न रखकर उपकरणों की श्रेणी में रखा है।
दास परिवार की संपत्ति है, उसका उपकरण है, उसका महत्व परिवार के कारण है, उससे पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अतः अरस्तु द्वारा प्रतिपादित दासता के अर्थ से उसकी प्रकृति स्पष्ट होती है। अतः दासता की प्रकृति स्पष्ट करते हुए अरस्तु 3 बातें बतलाता है। नंबर 1 कि जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से स्वयं अपना नहीं है बल्कि दूसरों का है, फिर भी वह मनुष्य ही है, वह स्वभावतः दास है। नंबर 2 वह व्यक्ति जो मनुष्य होते हुए भी संपत्ति की एक वस्तु है और दूसरे के अधीन रहता है, दास कहा जाता है। और तीसरा, संपत्ति की वस्तु जो कार्य का उपकरण है और जो संपत्ति के स्वामी से पृथक किया जा सकता है, वह दास है। इस तरह से अरस्तु ने दासता का अर्थ और उसकी प्रकृति को बताया है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी, कि दासता का क्या औचित्य है। इसके अंतर्गत सबसे पहले प्लेटो ने कहा है, अरस्तु, चूँकि प्लेटो ने भी दासता की बात कही थी, लेकिन अरस्तु ने दासता के बारे में जो व्यूज़ दिए हैं वो कुछ अलग है, जिसके अंतर्गत उन्होंने नंबर 1 कहा है कि दासता प्राकृतिक है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा प्राकृतिक है। प्रकृति में सर्वत्र ही यह नियम दृष्टिगोचर होता है कि उत्कृष्ट निष्कृष्ट पर शासन करता है। विषमता प्रकृति का नियम है। मनुष्य में स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से असमानता होती है। सभी मनुष्य एक सी बुद्धि और योग्यता गुण लेकर उत्पन्न नहीं होते। अतः दासता प्राकृतिक असमानता योग्य है। नंबर 2, दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए उपयोगी। अरस्तु दास प्रथा को इस दृष्टि से भी न्यायोचित ठहराता है कि यह न केवल स्वामी के लिए अपितु दास के लिए भी उपयोगी है। बुद्धिमान एवं विवेक संपन्न स्वामियों को राजकार्य एवं अपने बौद्धिक व नैतिक गुणों के विकास के लिए समय और विश्राम की आवश्यकता होती है, और यह अवकाश उन्हें तभी मिल सकता है जब दास अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु श्रम करे। थर्डली, उन्होंने कहा है दासता नैतिक है। अरस्तु ने नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा को आवश्यक माना है। उसका मानना है कि स्वामी तथा दासों में नैतिक स्तर में भेद होता है। स्वामी गुणी और दास गुणहीन होते हैं। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु रहे, और तथा दास का काम है कि वे स्वामी की आज्ञा का पालन करें। फोर्थली, उन्होंने इसको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग माना है। अरस्तु ने एक अन्य कारण से भी दासता को उचित माना है। उसके समय में दास प्रथा लगभग संपूर्ण यूनानी जगत में प्रचलित थी और इसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का एक अंग बनकर यह रह गई। फिर दासता संपूर्ण समाज के हित में, स्वामियों और दासों के अतिरिक्त संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से भी अरस्तु ने दास प्रथा को आवश्यक माना है। उसके अनुसार कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों को घरेलू धंधों से मुक्ति मिल जाती है और वे निश्चित तथा एकाग्रचित होकर अपना सारा समय समाज के कार्यों में लगाते हैं। इसके पश्चात विवेक के दृष्टिकोण से दास प्रथा का औचित्य। अरस्तु के अनुसार समस्त संसार में शासक और शासित का सिद्धांत प्रचलित है। यह सिद्धांत समाज में ही नहीं बल्कि अचेतन वस्तुओं में भी होता है। उदाहरण के लिए यंत्र भी बड़े और छोटे होते हैं। बड़ा यंत्र छोटे यंत्रों को अपना सहायक बनाकर रखता है। आत्मा शरीर को निरंकुशता से शासित करती है। अतः स्वामी और दास के आपसी संबंध भी बिल्कुल आत्मा और शरीर के समान है। तत्पश्चात अरस्तु ने दासता के प्रकार बताए हैं, काइंड्स ऑफ स्लेवरी, नेचुरल स्लेवरी और लीगल स्लेवरी। कुछ व्यक्ति जो जन्म से मंदबुद्धि, अकुशल व अयोग्य होते हैं उन्हें नेचुरल स्लेव्स कहा गया है, और इसके अतिरिक्त युद्ध में किसी अन्य राज्य को पराजित कर लाए हुए बंदी भी दास बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार के दास को उन्होंने लीगल स्लेव्स कहा है, जिसे कि वैधानिक दासता कहा है। तत्पश्चात दास प्रथा के बारे में अरस्तु के द्वारा कुछ मानवीय व्यवस्थाएं, ह्यूमन कंडीशन प्रॉस्पेरिटी बाय अरिस्टोटल अबाउट स्लेवरी। इसके अंतर्गत अरस्तु ने कुछ बताया है कि किसे हम दास प्रथा में न्यायोचित ठहराते हैं। जिसमें नंबर 1, स्वामी को अपने दासों को ये वचन देना चाहिए कि यदि वे अच्छा कार्य करेंगे तो उनको मुक्त कर देंगे। नंबर 2, स्वामी को अपने दासों से केवल वही कार्य करवाने चाहिए जिनको करने की उनमें क्षमता हो।
इसी तरह स्वामी का एक कर्तव्य है कि वे दास की भौतिक और शारीरिक सुविधाओं का भी ध्यान रखें। इस तरह से दास प्रथा के बारे में अरस्तु ने कुछ मानवीय व्यवस्थाएं की है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि अरस्तु के संपूर्ण राजनीति चिंतन में ये दासता संबंधी विचार ही ऐसे जिन्हें त्याज्य कहा जा सकता है। इसी कारण से आलोचकों ने इसकी कुछ आलोचनाएं की है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले उन्होंने कहा कि दास प्रथा अप्राकृतिक है। इसके अंतर्गत आलोचकों ने कहा कि दास प्रथा किसी भी भांति प्राकृतिक नहीं है। मनुष्य में विभिन्नता तथा बुद्धि की कुशाग्रता में अंतर होते हुए भी प्राकृतिक समानता होती है, जिसकी अवहेलना करना राजनीति शास्त्र का अपमान करना है। सेकेंडली उन्होंने कहा है मानव समूह का विभाजन संभव नहीं। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित दास प्रथा का औचित्य पूर्ण रूप से इस मान्यता पर आधारित है कि मानव समूह को गुण और योग्यता से युक्त उच्च वर्ग और बुद्धिहीन निम्न वर्ग में विभाजित किया जा सकता है, किंतु मानव समूह को इस प्रकार से दो वर्गों में विभाजित करना किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के संबंध में यह कहना कि वह गुण और योग्यता की दृष्टि से बिल्कुल हीन है, संभव नहीं है। थर्डली, विभाजन का सर्वमान्य मापदंड नहीं है। यदि यह मान लिया जाए कि मानव समूह को इस प्रकार से दो वर्गों में विभाजित करना संभव है, तो कठिनाई ये आती है कि एक विशेष व्यक्ति को इन दोनों वर्गों में से किस वर्ग में रखा जाए। अतः अरस्तु का यह विचार नितांत अव्यावहारिक प्रतीत होता है। तत्पश्चात ये एक अनुदारवादी धारणा है। अरस्तु की यह मान्यता कि प्राकृतिक दास में केवल अत्यंत सीमित बुद्धि, इतनी सीमित कि वह केवल दासता के अपने कर्तव्यों को कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी गलत मान्यता। किस आधार पर भी इस मान्यता को लेकर चलता है, इस प्रश्न का हमें कोई भी तर्कसंगत उत्तर देखने को नहीं मिलता। विरोधाभास से परिपूर्ण अरस्तु की दासता संबंधी विरोधाभासी एक और तो अरस्तु राज्य का उद्देश्य मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन प्रदान करना मानता है, और दूसरी ओर वह कुछ व्यक्तियों को श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति से वंचित करता है। इस तरह से अरस्तु का ये विरोधाभास से पूर्ण है। इसी प्रकार यह जातीय अहंकार का प्रतीक है, क्योंकि दासता के प्रश्न पर विचार करते समय अरस्तु ने जातिगत अभिमान एवं जातीय हितों की पूरी तरह से ध्यान में रखा है। प्रोफेसर थियोड गम्पार्ड ने कहा है कि जातीय अहंकार को यह दासता की पुष्टि के लिए अपनाया गया है, और उसने दासता विषयक विचारों का सार यह निकाला है कि कुलीनता एवं जन्म तथा प्राकृतिक श्रेष्ठता के कारण केवल यूनानी ही जाति ही स्वतंत्रता एवं स्वामित्व के लिए पैदा हुई है, बाकी अन्य जातियों के लोग निकृष्ट है। अतः इस तरह से ये अपने आप में जातीय अहंकार से परिपूर्ण है। तत्पश्चात अवकाश का बहाना न्याय संगत नहीं। मनुष्य दास इसलिए रखता है कि उसका शासन कार्यों, संगीत, कला और साहित्य के माध्यम से अपने बौद्धिक विकास को कर सके, लेकिन वह इस तरह से न्याय संगत नहीं लगता। प्रथम तो इतने अवकाश की आवश्यकता ही नहीं होती कि सारा गृह कार्य तो दास करे और स्वामी साहित्य सेवा के नाम पर ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करे। यह तो एक सामंतवादी युग की एक दूषित प्रणाली का ही रूप दिखाई देता है। इस तत्पश्चात हम और भी कई एस्पेक्ट है कि ये अलोकतांत्रिक सिद्धांत है, अतार्किक है, अमनोवैज्ञानिक है। इस तरह से संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अरस्तु के दासता विषयक विचार अत्यंत ही अवैज्ञानिक, असंगत और मानवीय विरोधी है। आज के वीडियो में हम केवल अरस्तु के दासता संबंधी विचारों को ही हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।